देश में लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक 7 चरणों में वोट डाले जाने हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाली जाएंगी। ये लोकसभा के चुनाव हमारे देश के लिए एक निर्णायक महत्व के चुनाव होंगे। पिछले 10 साल से मोदी सरकार केंद्र के अंदर जिसका शासन चल रहा है, उसके अनुभव के आधार के ऊपर ये आज स्पष्ट हो चुका है कि देश में हमारे संवैधानिक ढांचे को अगर बचाए रखना है, देश में लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को अगर बचाए रखना है, जो हमारे पुरखों ने बेशकीमती कुर्बानियां दे करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ देश में एक संवैधानिक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक एक व्यवस्था जो कायम की थी, अगर उसको बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना बेहद ज़रूरी है। ये देश को बचाने का सवाल है। ये लोकसभा का चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। इस अहमियत को देखते हुए हमें इस समय के ऊपर जो पिछले 10 साल से जो मोदी की सरकार जो आज भी बड़ी बड़ी गारंटियों की मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका पूरे 10 साल का शासन का इतिहास लोगों के साथ छलावे का, छल का, कपट का और विश्वासघात का कहानी आप 10 साल का ये शासन इस रूप में याद कर सकते हैं। आप याद कीजिए कि किस तरह से अच्छे दिन का सपने जगा करके ये सत्ता में आए थे 2014 के अंदर। किसानों के लिए इन्होंने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लागत से 1.5 गुना मूल्य के ऊपर फसलों की खरीद होगी, हर नौजवानों को रोजगार के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, अपराध कम करेंगे, काला धन को ख़त्म करके 15-15 लाख प्रत्येक परिवार को मिलेगा, और इसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो भी इन्होंने गारंटियां दी थी, जो वादे किए थे, इसके बिल्कुल उल्टा किया गया है। लोगों की रोजी रोटी, देश की संवैधानिक व्यवस्था, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उनको बिल्कुल आज ध्वस्त किया जा रहा है। और इस तरह से भ्रष्टाचार को भी इन्होंने कानूनी रूप प्रदान करके लूटा है और लुटवाया है। अपने यार पूंजीपतियों को पूरे देश का जो सार्वजनिक ढांचा जो हमारी देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए खड़े किए गए थे, उसको चोट पहुंचाई गई है। और अपने यार पूंजीपतियों को, चंद घरानों को, बड़े देश विदेश के पूंजीपतियों को नीतियां बना करके बाकायदा उनके हवाले किए गए हैं। अब इसके ऊपर हम विस्तार से नहीं जाएंगे। सब जानते हैं कि किस तरह से नियम कायदों को तोड़ मरोड़ करके हवाई अड्डे, बंदरगाहें, तमाम कोयले की खाने, बिजली के उत्पादन, रिटेल ट्रेड, सब चीज़ें अपने यार पूंजीपतियों को दी हैं। और जनता की मेहनत से, उनकी बचत से खड़ा किए गए जो बैंक की व्यवस्था है, उनका जो पैसा ले करके अपने यार पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए। इन सालों में 17,46,000 करोड़ रुपए के मोदी की सरकार ने इन कॉरपोरेट बड़े पूंजीपतियों के बट्टे खाते डाल करके कर्जे माफ किए हैं। वहीं साथ में आम जनता, गरीब जनता, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें आज भी की जा रही हैं, छलावेपूर्ण बातें की जा रही हैं, सिर्फ तेल पर, पेट्रोल, डीजल, गैस पर टैक्स बढ़ा करके इस सरकार ने 28,33,000 करोड़ रुपए जनता से लूटे हैं और अपने यार पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाए हैं। उनके टैक्स माफ किए गए हैं, उनके टैक्सों में छूट दी गई है, आम जनता के ऊपर टैक्स की मार की गई है। ये हमारे सामने है। आज देश में भयंकर बेरोजगारी है। 42% आज देश के जो ग्रेजुएट है, वो शिक्षा प्राप्त नौजवान है, वो आज बेरोजगार है। तमाम एजेंसियां इसकी रिपोर्ट कर रही हैं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार इतनी भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर महंगाई है, आम आदमी तराही कर रहा है। उन सब मसलों पर आज ये सरकार जनता का ध्यान बटाने के लिए, ताकि आसानी से इस देश को लूटा जा सके, अपने यार पूंजीपतियों के हवाले किया जा सके, लोगों को भरमाया जाए, लोगों को बांटा जाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ध्रुवीकरण, पाड़ेबंदी खड़ी करने के लिए तमाम तरह की छूट इन्होंने अपने ऐसे हथियारबंद दस्ते खड़े किए गए हैं जो देश में नफरत और हिंसा भड़का करके आज आपराधिक कार्रवाइयां कर रहे हैं। कहीं गौ रक्षा के नाम पर, कहीं धर्म परिवर्तन के खिलाफ, कहीं लव जिहाद के लिए धर्म रक्षा के नाम पर विभिन्न तरीकों से देश को आज बर्बाद किया जा रहा है। तमाम हरियाणा हो, देश के अनेक राज्य हों,
पूरी तरह से सरकारों के संरक्षण में गुंडा वाहिनी, हथियारबंद दस्ते जो आज पूरे देश में आतंक मचाने का काम कर रहे हैं, ये एक स्थिति आज देश की पैदा कर रही है। आज मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को कोई फुर्सत नहीं उसके ऊपर कोई चर्चा करने की, लेकिन दूसरी तरफ कहता दुनिया में डंका बज रहा है। यह है डंका हिंदुस्तान का। तमाम जनतंत्र आज हमारे देश का, पत्रकार, कितने सारे बुद्धिजीवी, ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें किसी को भी कभी भी गिरफ्तार करो, जेल के अंदर डालो। आज जो इनके खिलाफ जो बोलता है, जो विरोध करता है, जो इनसे असहमति रखता है, असहमति कोई देशद्रोह का कानून बना दिया, जो देशद्रोह के तहत अंदर किए जा रहे हैं। आतंकवादी निरोधी कानून के तहत ऐसे ऐसे लोग जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो अपने खुद टॉयलेट नहीं जा सकते, पानी उठा करके नहीं पी सकते, उनको अंदर जेलों में सड़ाया गया है, जिंदा मरे हैं और जमानत तक नहीं मिलती है। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को या तो उनको कहा जा रहा है कि बीजेपी में आओ, नहीं तो जेल जाओ। अनेकों, सैकड़ों, हजारों केस हैं जो बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के नेता जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिनके ऊपर मुकदमे थे, जिन पर कार्रवाइयां चल रही थी, आज जो मोदी कहता था भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की कार्रवाई की गारंटी, आज वो तमाम के तमाम भ्रष्टाचारी मोदी की पार्टी में आए हैं और उनको तमाम मुकदमों से राहतें प्रदान की गई हैं। जब कोई अपोजिशन में है तो उनके खिलाफ चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उसके बावजूद भी पहली बार देश के अंदर हम देख रहे हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को भी आज जेलों के अंदर डाला गया है अपोजिशन को, ताकि विपक्ष को तोड़ा जा सके। उनको उन विपक्ष हीन एक भारत, अगर विपक्ष नहीं होगा तो भारत में लोकतंत्र कैसे रहेगा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी बिना बहस के आज कानून बन रहे हैं। विपक्षी नेताओं को, सांसदों को थोक में उनको सबको सस्पेंड करके बाहर कर रहे हैं और लगातार बजट तक भी 10 में से 6 बजट बिना बहस, बिना चर्चा के पास किए गए। अनेकों कानून ऐसे पास किए गए हैं, खेती के संबंधित कानून बिना बहस, बिना चर्चा के वो पास किए गए। श्रमिकों के लिए जो अपन लड़ाइयां लड़के इस देश के अंदर श्रमिकों ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बाद तक जो उनके पक्ष में जो थोड़ा बहुत काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, घटना दुर्घटना लाभ मत, इन तमाम कानूनों को आज रद्दी की टोकरी में डाल करके और लेबर कोड्स पास किए गए, ताकि अपने कॉर्पोरेट पूंजीपति उनका दोहन कर सके, उनकी ज्यादा से ज्यादा मेहनत को लूटा जा सके। 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम, कोई रोजगार पक्का नहीं, कच्चे हैं, ट्रेनी हैं, इंटर्न्स हैं, और इस तरह से सरकारी नौकरियां, बस भयंकर बेरोजगारी है। 25 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के निकायों के अंदर खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जाए। उनकी जगह इसी तरह हरियाणा में 2 लाख खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जा रही हैं। लेकिन ऐसा बना दिया कि कच्ची नौकरी की पक्की व्यवस्था, रोजगार कौशल निगम के नाम पे हरियाणा के अंदर तमाम हमारे नौजवान पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कच्ची नौकरी है, कम से कम वेतन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम लेने जा रहे। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो पूरी तरह से आज देश के स्तर के ऊपर इन्होंने देश की जनता को, उसके संसाधनों को, सार्वजनिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उनको लूटा है और अपने यार पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़े हैं। आज देश में पूरी दुनिया के अंदर यह डंका है कि भारत देश दुनिया का सबसे असमानता वाला देश बन चुका है। यानी कि देश में जो दौलत है उसका 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोग उनके मालिक बन गए, और जो देश को दौलत पैदा करने वाले मजदूर और किसान हैं, जो आबादी का 50% नीचे की गरीब आबादी जो मेहनतकश है, उनके जिम्मे पूरे देश की दौलत का सिर्फ 3%। लेकिन जब टैक्स लगाने की बात आती है तो इन्हीं 3% गरीब लोगों के ऊपर 6 गुना टैक्स है, जो देश के 10 अमीर पूंजीपति जो हैं वो जितना टैक्स है उनसे 6 गुना टैक्स इनसे लिया जा रहा है। दही पे, लस्सी पे, सब चीजों पर जीएसटी लगा करके इन्होंने लूटा है। जो काला धन खत्म करने के नाम पर जो नोटबंदी की थी, असल में साबित हो चुका है कि वो काला धन को सफेद करने का नाम था, ताकि छोटे कारोबारी पिटे और इनके घर भरे, दौलत भरे। आज पूरे देश में बड़े बड़े दफ्तर, 5 सितारा होटल टाइप के बीजेपी के दफ्तर, कहां से आया पैसा? आज ये भ्रष्टाचार को जिस तरह से इन्होंने कानूनी जामा पहनाया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया इलेक्टोरल बॉन्ड, उस समय पे भी हमारी पार्टी ने कहा था कि ये जो चंदा का जो धंधा है ये देश में लोकतंत्र को कमजोर करेगा। ये फर्जी कंपनियों की तरफ से बाहर से काला धन आएगा पूंजीपति राजनीतिक दलों के पास, और वो आज प्रमाणित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब इसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि असंवैधानिक है, और जब ये जानकारियां सामने आई हैं तो उसमें से आज चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि
बीजेपी ने चुनावी चंदे के नाम पर रिश्वत लेकर के, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ का धंधे दिए, ठेके दिए उनको फायदा पहुंचाने के लिए। अनेकों कंपनियां हैं ऐसी जो घाटे में चल रही हैं, लेकिन उनको करोड़ों रुपए में चंदा दे रखा है। पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे का 56% अकेला बीजेपी के पास है। 8,500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को मिला है। ऐसी कंपनी जो घाटे में चल रही थी वो भी चंदा दे रही है। कहां से आया ये पैसा? ऐसी कंपनियां जिनको अभी नई नई कंपनियां हैं, हमारे देश में कानून है कि 3 साल जिनकी कंपनियों को मुनाफे में चल रही वही चंदा दे सकती है राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, किसी को 1 साल हुआ है, जिनकी कुल लागत इतनी नहीं है उससे ज्यादा वो चंदा दे रहे हैं। तो ये पैसा कहां से आया? ये फर्जी कंपनियां जो विदेशों के अंदर बना रखी हैं, काले धन को शोधन का एक तरीका ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह प्रमाणित हुआ है। कितनी सारी दवा कंपनियां गुजरात की जिनके सैंपल फेल थे, नकली दवाइयां बनाने वाली, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया और उनके मुकदमे माफ हुए, उनको राहत प्रदान की गई, उनको सुरक्षा दी गई, करो अपने धंधे। ऐसी अनेकों आज उजागर हुए हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री केयर फंड कोरोना के टाइम पे आपदा का अवसर फायदा उठा करके वो ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन है, कैबिनेट के मंत्री उसके मेंबर हैं, सरकार का पैसा उसके अंदर डलवाया गया, कर्मचारियों की तनख्वाह उसके अंदर, मेंबर पार्लियामेंट के वेतन भत्ते उसके अंदर, तमाम तरह का पैसा उस ट्रस्ट के अंदर आया। कहां कितना पैसा कहां से आया, कहां किसके लिए खर्च किया गया, इसकी कोई ऑडिट नहीं हो सकती। कह रहे कि प्राइवेट ट्रस्ट है, उसका ऑडिट नहीं हो सकता, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, ना पार्लियामेंट में उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। ये सारे सवाल हैं। आज ये सब का सब उजागर हो चुका है कि देश के इतिहास में सबसे भ्रष्टतम सरकार ये सरकार साबित हुई है, और इसके प्रमाण है, उजागर हो चुके, इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब का अगर स्वतंत्रता से काम करें तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बजाय इसके इन तमाम सेंट्रल एजेंसी जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई है, आईडी है, आईटी है, ईडी है, इन सब का आज बीजेपी की जैसे पार्टी की हो ये एजेंसी इस रूप में काम कर रही है, और इनका दुरुपयोग सभी अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ किया जा रहा है। आईटी सेक्टर भी अनेकों पार्टियों के खाते बंद, हमारी पार्टी का भी केरल के अंदर अभी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद आईटी कह चुका है कि हम ऐसी कार्रवाई चुनाव के दौरान नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर भी हमारे त्रिशूर जिला पार्टी का वहां का खाता फ्रीज करने की बात कर दी गई, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने की बात कर दी गई, और अन्य पार्टियों के चल रहे हैं। चुनाव के दौरान ये सब चल रहा है। इनको भयंकर खतरा है आज, क्योंकि ये हारने जा रहे हैं। हारेंगे तो इनके तमाम करतूत लोगों के सामने, इनके खिलाफ यही चीज जो आज उल्टी पड़ेगी, इनको जेल जाना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से आज इन एजेंसीज को, हाँ, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके उसको जेबी बना लिया गया, उसको स्वतंत्र ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा। हमारी न्यायपालिका के ऊपर तमाम तरह के दबाव बनाए गए हैं। आज पार्लियामेंट के ऊपर मैंने आपको चर्चा की है, किसी तरह से उसको स्वतंत्र ढंग से काम करने की नहीं दिया जा रहा। सवाल पूछना ही अपराध होगा, जो सवाल पूछते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, उनकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से उनकी बातें, उनके भाषण हटा दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरह से सामाजिक न्याय के सवाल के ऊपर भी देखें तो आज देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटी पर, प्रवासियों पर, महिलाओं के ऊपर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। सर पे मूत देते हैं, किसी के ऊपर भी उनको खंबे से बांध करके कोड़ों से पीटा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। धर्म संसद के नाम के ऊपर फतवे जारी किए जाते हैं, अब उनको कोई, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी महिला बेटियां, पूरे देश की शान, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां, वो आज आवाज उठाती हैं, उनको पीटा जाता है, उनको घसीटा जाता है। किनको बचाया जा रहा है? आज कौन सी राम की मर्यादा, जिस मंदिर के नाम के ऊपर, राम के मंदिर के नाम पर आज वोट मांग रहे हैं, कौन सी मर्यादा राम की जो आज ये लागू कर रहे हैं? एक महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसके परिवार का कत्लो गारत कर दिया गया, उन सब कुकर्मियों को कोर्ट की तरफ से उम्र भर की सजा मिली थी। गुजरात की सरकार ने उन सबको समय से पहले जेलों से छोड़ दिया, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इन अपराधियों को जो सजा याफ्ता थे छोड़ने में केंद्र की सरकार और गुजरात की सरकार, बीजेपी की सरकार अपराधियों के साथ मिली हुई है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप ये कुलदीप सेंगर जो इनका एमएलए था, उसकी कहानी कोई भूल जाएंगे लोग। चिन्मयानंद जो इनका एमपी था, ये ब्रिजभूषण, ये कठवा की कहानी, खुद प्रधानमंत्री के अपने हल्के के अंदर जो इनके प्रचार के मंत्री थे, उनके खिलाफ सामूहिक बलात्कार और लड़कियों के साथ बनारस विश्वविद्यालय में जो कुछ किया गया, उन सबको बचाया गया है। हमारी बेटी यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एथलीट, राज्य का मंत्री उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी
मुख्यमंत्री कहता है बिल्कुल नहीं हटाएंगे। पुलिस कह चुकी चंडीगढ़ की कि लड़की ने जो कहा वो तमाम चीजें सही नजर आती हैं, उसके बावजूद भी इनको संरक्षण है। तो तमाम अपराधियों को संरक्षण आज इनकी तरफ से दिया जा रहा है। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, यह है मोदी के परिवार में लुटेरे, तो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो देश को लूटा है, यह है मोदी का परिवार। मोदी के परिवार में अगर किसान होते तो उनके ऊपर ड्रोन से हमले नहीं होते, उनकी कीलें ना ठोकी गई होती, 13 महीने तक उनको आंदोलन ना करना पड़ता, जिसमें 750 किसानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है। ये पूरा कॉर्पोरेट के लिए खेती सारी की सारी कॉर्पोरेट के हवाले करने की योजना थी। और काले बाजारी को कानूनी जामा पहनाने के लिए उन 3 कानूनों में से एक कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसको बदल करके ये अडानी अंबानी जैसों को मन मर्जी का भंडारण और मन मर्जी की कालाबाजारी करने का यह अधिकार दिया जाने की कोशिश की जा रही थी। हम सलाम करते हैं ये किसान आंदोलन को, जिन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा की है। और इस आधार के ऊपर हमारा आज जनता से अपील है कि यह सब अनुभव आपके पास है। अब तमाम तबके लगातार आंदोलनों के अंदर शिक्षा व्यवस्था को आज पूरी तरह से, जो कि राज्य का और केंद्र का विषय कंकरेंट लिस्ट में आता है, उसको केंद्रीकरण किया गया, उसका सांप्रदायिकीकरण किया गया, सिलेबस बदले गए हैं, व्यापारीकरण किया गया है। हमारे हरियाणा का केंद्र आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि तुम्हें बजट नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, अपने पैसों का खुद इंतजाम करो। तो इसका मतलब है प्राइवेट उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह से स्वास्थ्य का, ये बीमा के नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तमाम जगह के ऊपर लोगों को आज परिवार पहचान पत्र, ऑनलाइन ठगे, लोगों को रोज धोखे में रखा जा रहा है। और उनके किसी का बुढ़ापा पेंशन कट गई है, किसी अपंग अपाहिज की पेंशन कट गई है, किसी का राशन कार्ड कट गया जो पहले मिल रहा था। ये सब आज लोगों ने भुगता है। लेकिन आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बरगला करके फिर से लूटने की, ठगने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि लोग जान चुके हैं, पिछली बार का अनुभव उनके सामने है कि किस तरह से पुलवामा की घटना, उसका एक भावनात्मक फायदा उठा करके सैनिकों की शहादत की लाश लेकर के उनकी फायदा उठा करके लोगों का लूटा गया था। लेकिन आज देश पूछ रहा है, खुद इनका गवर्नर जो उस समय पर था आज वो भी कह रहा है ये बड़ी चूक थी, क्यों नहीं उनकी जांच करवाई गई, किस तरह से उन सैनिकों को सड़कों से क्यों भेजा गया, इतना बड़ा काफिला क्यों नहीं उन सड़कों से गुजरने वाले रास्तों को रोका गया, कैसे कोई गाड़ी ऐसे आ गई, इसकी जांच क्यों नहीं हुई। हमारे सैनिकों की हत्या के लिए कौन दोषी था, इसकी जांच क्यों नहीं हुई। ये सवाल आज पूरे देश के सामने है। ये लोग देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हैं। इन्होंने फौज की नौकरी भी आज ठेके के ऊपर कर दी, अग्निवीर 4 साल के लिए। हमारे ये ना सिर्फ हमारे नौजवानों के साथ एक क्रूर एक तरह से खिलवाड़ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत जबरदस्त खिलवाड़ है। ना ही इनको देश की सुरक्षा की कोई चिंता है, ना देश की एकता अखंडता की चिंता है। ये बिल्कुल एक लुटेरे पूंजीपतियों के साथ इन्होंने गठजोड़ कायम किया है, फिरका परस्ती के साथ सांप्रदायिक ताकतों ने मिलकर के इस देश में, जैसे अंग्रेजों के समय पे ये आरएसएस की संचालित पार्टी है, आरएसएस इनकी मां है। हमें इतिहास का पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे। आज ये अमेरिका के साथ है, अमेरिकन साम्राज्यवाद के साथ पिछड़ंगू बना दिया देश को। उसके साथ जहां मांग करते थे कि अमेरिकी सैनिक अड्डे हिंद महासागर से खत्म किए जाएं, ये मांग हिंदुस्तान करता था। आज अमेरिका के साथ और अमेरिका के तमाम और दूसरे सहयोगी जितने भी हैं उनके सैनिक गठबंधन के साथ हमारी हिंद महासागर के अंदर एक्सरसाइज उनके साथ की जा रही है। आज इजराइल के साथ जो जिसने फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, आज उस इजराइल से सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यातक भारत देश बन चुका है। भारत का प्रधानमंत्री इजराइल जाता है लेकिन फिलिस्तीन में नहीं जाता। फिलिस्तीन के ऊपर आज लगातार बमबारी तहस नहस कर दिया गया, बच्चे महिलाएं मारी जा रही हैं। 70% उनमें से मरने वालों में से बच्चे और महिलाएं हैं। लेकिन अफसोस की बात है, पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में कि वहां यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर प्रस्ताव आता है कि वहां शांति होनी चाहिए, वहां सीज फायर होना चाहिए, और भारत सरकार उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करती है, बायकॉट कर जाती है। खुल करके हमारा देश बोलता रहा है कि फिलिस्तीन को अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन आज पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का पिछड़ू देश को बना करके खड़ा कर दिया। बहुत ही शर्मनाक है आज हमारे देश के लिए। तो इन तमाम मसलों के ऊपर आज देश से अपील है कि ना सिर्फ बीजेपी को हराओ, बल्कि एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन किया जाए। और वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार गठन करते हुए ही संभव है कि जनपक्षीय नीतियां लागू की जाए। हमने अपना घोषणा पत्र पार्टी ने जारी किया है, और उस घोषणा पत्र में हमने साफ तौर पर ऐलान किया है कि धर्मनिरपेक्ष एक वैकल्पिक सरकार बनने के साथ साथ ही ये तमाम जो कॉरपोरेट प्रस्त
लुटेरी जो नीतियां जो लागू की गई हैं, इन सब को पलटवाने के लिए सीपीआईएम काम करेगी। ना सिर्फ निजीकरण को रोका जाए, बल्कि जो हमारे रक्षा उपकरण भी, उत्पादन में भी जो आज प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन का उनका जो किया गया है, ये नीतियां पलटी जानी चाहिए। देश के किसानों के लिए ना सिर्फ स्वामीनाथन किसान की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, बल्कि खाद्य सुरक्षा का कानून, उसको मजबूती दी जाए, पीडीएस को विस्तार दिया जाए। आज 5 किलो अनाज जो हमारे कानून के तहत बना था यूपीए के टाइम पे, वो 2 साल से वो अनाज हमारे कानून के मुताबिक मोदी की सरकार नहीं दे रही, लेकिन लोगों से मुफ्त अनाज के नाम पर वोट मांग रही है। जो हमारा अधिकार है कानून के तहत, खाद्य सुरक्षा कानून देश के तहत 5 किलो अनाज जो मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, 1 किलो मोटा अनाज, वो नई सरकार दे रही है। हमारी पार्टी का साफ तौर पे दावा कहना, वैकल्पिक सरकार बनेगी, उसमें 5 किलो मुफ्त अनाज के साथ साथ 5 किलो ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, और उसके साथ सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि जैसे केरल सरकार एक मॉडल के रूप में पेश की है, पूरे देश में हम ये पीडीएस का विस्तार करते हुए तमाम आवश्यक वस्तुएं सस्ते दर पे सरकारी डिपो के ऊपर मिलना चाहिए। और इसके साथ ही साथ रोजगार को संवैधानिक अधिकार बनाया जाए, तमाम खाली पद भरे जाएं, मनरेगा के ऊपर डबल बजट को बढ़ाया जाए, और इस तरह से शिक्षा के ऊपर देश की टोटल जीएसटी का, टोटल जीडीपी का, देश की कुल कमाई का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च करके सबको समान उच्चतम शिक्षा तक हर नागरिक को अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद होना चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर, ये बीमा के नाम के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। और सुरक्षा, जो स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हर नागरिक को जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और उसके तहत हर आदमी, गरीब आदमी, मेहनतकश आदमी, उसको भी इलाज का वही अधिकार है जैसे अमीर लोगों को है। देश के खजाने का पैसा मंत्री लोग, बड़े बड़े नेता लोग, वो तो प्राइवेट फायदा उठाएं, विदेशों में इलाज कराएं, और लोगों को यहां नीचे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है। ये सबको अधिकार मिलना चाहिए। 5% देश की जीडीपी का, देश की कमाई का आज स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किए जाने की जरूरत है। और इस तरह से महंगाई को कम करने के लिए ये जितने टैक्स जो इन्होंने लगाए थे पेट्रोल पर, डीजल पे, क्योंकि इनके टैक्स बढ़ने से ही महंगाई बढ़ी है, ये तमाम टैक्स घटाए जाएंगे, और अमीरों को जो टैक्स छूट दी गई, कॉर्पोरेट टैक्स, वो बढ़ेगा। और ना सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स, बल्कि उनके ऊपर संपत्ति कर, जो मैंने बताया कि 40% संपत्ति के मालिक 1% उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। ना सिर्फ उनकी संपत्ति के टैक्स, बल्कि उत्तराधिकारी टैक्स। अब ये बड़े बड़े जो आज देखो, अंबानी का बेटे की सगाई है, खरबों रुपए पैसा लुटाया जा रहा, अश्लीलता के रूप में नजारा पूरा देश देख रहा है। इनके उत्तराधिकारियों को ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? उनके ऊपर ये अरबों की संपत्तियां जब ट्रांसफर होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। यहां से पैसा लेंगे, बड़े पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगा के, संपत्ति टैक्स लगा करके, उत्तराधिकारी टैक्स लगा करके जनता के टैक्स के राहत दी जाए, और जनता के ऊपर पैसा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर वो दिया जाए। ये तमाम नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं, इनको भरा जाए। और ना सिर्फ इतना, बल्कि हमारा सब स्पष्ट दावा है कि ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आज आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये जो आज ओबीसी की बात करता है, गरीब का बेटा हूं, पिछड़े वर्ग से आया हूं, पिछड़े वर्गों के लिए आज भरमाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई क्या है कि ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाला कर्पूरी ठाकुर, जिसको ये भारत रत्न दे रहे, उस कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराने वाले, जिसका कसूर यही था कि ओबीसी के लिए पहली बार उसने आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसकी सरकार गिराने वाली है। वीपी सिंह सरकार, जिसने मंडल कमीशन, हमारी सरकार भी, हमारी पार्टी का भी उसको समर्थन था, उस सरकार से समर्थन लेकर उसकी सरकार को गिराने वाले कौन है? मंडल कमीशन जब लागू किया गया, पिछड़ों के लिए जब आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, उस सरकार को गिराने वाले आज पिछड़ों के ठेकेदार बन गए। पिछड़े वर्गों की बात करते हैं। ये तमाम सफाई कर्मचारी, एक भी आज उनको पक्का नहीं किया जाएगा, उनके पद ही खत्म कर दिए गए, केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार के लेवल पर भी, और पैर धो करके लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्पष्ट है, आज ये जाति प्रथा के उन्मूलन के काम करने की बजाय जो हमारा संविधान कहता है, जिसके लिए अम्बेडकर लड़े थे, जिसके लिए हमारी पार्टियां लगातार आंदोलन करती रही है, इन्होंने तमाम देश को जातियों में बांटा है, अलग अलग जातियों को एक दूसरे के खिलाफ करना, इसी तरह से धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ करना, इसमें है बीजेपी की राजनीति, बांटो और लूटो, ये है राज इनका। इसको आज बदलने की जरूरत है। देश को बचाना है,
तो बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराना है तो एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनानी है। ये नफरत का धंधा बंद होगा। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि ये जो जितनी भी प्राइवेट आर्मियां खड़ी की गई हैं, ये दस्ते हथियारबंद जो खड़े किए गए हैं, जो नंगे उघाड़े रूप में रोज दंदनाते फिरते हैं, इन नफरती दस्तों को बैन किया जाएगा। इसके की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कोई धर्म परिवर्तन के, लव जिहाद के जितने भी कानून हैं, यह यूएपीए का कानून, ये देशद्रोह का कानून, एनएसए का कानून, ये सब कानून रद्द होंगे और वैकल्पिक कानून बनेंगे देश के स्तर के ऊपर। ये पीएमएलए के नाम के ऊपर, जिस तरह से धनशोधन के नाम पर विपक्षी पार्टियों को जो बनाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं है। ये सब के सब इस बात के लिए बनाए गए हैं ताकि ऐसे लोगों को, विपक्ष को खत्म किया जा सके। भ्रष्टाचार के अगर खिलाफ लड़ाई होनी है तो ये तमाम धंधा जो मैंने आपके सामने किया, इनकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने कहां से आया, पैसा कहां से आया था, खरीदने वाला कौन, देने वाला कौन, किसको कितना फायदा पहुंचाया गया पैसों के बदले में, इन सब की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर जांच होनी चाहिए और तमाम को सजा होनी चाहिए। ये सब इसकी आज जरूरत है कि देश के स्तर के ऊपर देश की आत्मनिर्भरता को बचाए रखने के लिए, संप्रभुता को बचाए रखने के लिए आज जरूरत है कि वैकल्पिक नीतियां लागू हों, कॉर्पोरेट प्रस्त नीतियां बदली जाए। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो इस मौके के ऊपर आपको मेरी अपील है आपसे कि ये देश का आज मीडिया बिक चुका है। ये बड़े पूंजीपतियों का है, ये गोदी मीडिया है, ये गुलाम मीडिया है। इसके प्रचार के ऊपर अपना वोट का फैसला करने की बजाय ये इसको आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से आपको फैसला करना है। आज जो भी कोई पत्रकार, कितने चैनल, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं, कितने ही पत्रकार जो आज जेलों के अंदर पड़े हैं, कितने ही आज प्रोफेसर हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक न्याय के काम करने वाले हैं, जो आदिवासियों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, महिला अधिकारों के लिए, ऐसे लोग, न्यूज क्लिक जैसा संपादक प्रवीर प्रकाश जो उस समय पे इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वो जेलों के अंदर डाल रखे हैं। कसूर यह है कि उन्होंने किसान आंदोलन को, सीए के खिलाफ आंदोलन को, जो महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के आंदोलन को जिन्होंने जगह दी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज उनको देशद्रोह का और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जेलों के अंदर डाल रखा है। इस तरह से आज जरूरत है कि इस बीजेपी सरकार, एक तानाशाही की सरकार जो देश को हिटलरशाही की तरफ ले जाना चाहती है, इससे देश को बचाया जाए, देश की, और ना सिर्फ बचाया जाए बल्कि देश को बदला जाए, जैसा हमारे आज़ादी के आंदोलन के सूरमाओं ने जो सपना देखा था, भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोगों ने देखा था, उनकी नीतियाँ देश में, जो अंबेडकर ने भी कहा था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की लड़ाई, उसके लिए अपन आगे ये एक वैकल्पिक सरकार बना करके उसके लिए काम करने की जरूरत है। इसलिए नारा स्पष्ट तौर पर है, बीजेपी हराओ, देश बचाओ, और इसके साथ ही साथ वामपंथ की ताकत को बढ़ाओ और एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन करो ताकि जनपक्षीय नीतियां लागू की जा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।